मोदी जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। ये देश का नेतृत्व कौन करेगा, मैं पूछता हूं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है अमित शाह। नामांकन दाखिल करने से पहले एक विजय संकल्प सभा हुई और उसके बाद एनडीए के कई और साथियों के साथ वो नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो में उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं और इससे पहले एनडीए के कई वरिष्ठ नेता विजय संकल्प सभा में भी मौजूद थे। लेकिन रास्ते में ही चलते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए भी उन्हें संबोधित कर रहे हैं, व्यवस्था बनाए रखने का निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं बूथ लेवल पर वो काम करते हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से भी अमित शाह ने खास बातचीत की। हमारे सहयोगी अमित पांडे ने किया अमित शाह से सवाल। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है, पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपानी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है, कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सबका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की भाषा बोल रही है। उनको देश की संवेदना समझनी चाहिए। पूरा देश एकमुश्त होकर एयर स्ट्राइक के समर्थन में है, एयरफोर्स के समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए अमित शाह नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसी काफिले में मौजूद हमारे सहयोगी जनक दवे भी मौजूद हैं। जनक, भले ही अमित शाह ये दावा कर रहे हों कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, यहां से वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन अगर पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो पसीने छूट गए थे बीजेपी को, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। ऐसे में आखिर क्यों आश्वस्त हैं इस बार कि वो चुनाव जीतेंगे, बीजेपी सारी सीटें यहां से जीतेगी? देखिए, जो 2017 में कुछ कमियां रह गई थी उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश इस बार की गई है। आप कुछ समय से देखिए तो कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं वो एक मिशन 26, क्योंकि उनको पता है कि अगर दिल्ली का आंकड़ा बढ़ाना है तो पिछली बार 26 के 26 जो लोकसभा सीटें थी वो यहाँ से जो जीत कर गए थे वो सीटें 26 की 26 खाते में वापस चाहिए। और वो चूँकि इतना सरल नहीं है, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नर्वस नाइन्टी के शिकार हुए थे उसी तरीके से अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो शायद वो हो सकता है। और इसी के चलते अमित भाई जब लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरते हैं तो कार्यकर्ता चार्जअप होता है। पिछली बार के समीकरण विधानसभा के प्रशांत आपको याद है, पाटीदार समाज का काफ़ी तबका नाराज था, हार्दिक की पॉपुलैरिटी गेन थी और उसी के चलते वो उसका नुकसान कहे कि खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार अभी आप देखिए फरवरी में पाटीदार समाज द्वारा जो बड़े कार्यक्रम हुए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। उसके अलावा कई जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो
बीजेपी में शामिल हुए। तो जातिगत समीकरण, क्योंकि जब आप चुनाव में उतरते हैं तो तमाम तरह की रणनीति आपको तैयार रखनी पड़ती है। और गुजरात की पूरी डिजाइन कहें तो अमित भाई के दिमाग में बिल्कुल तय है, और वो इस डिजाइन के मुताबिक अगर काम होता है तो निसंदेह उसका रिजल्ट जरूर आएगा। और इसी के चलते बाकी डिजाइन तो कर ली, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में अगर जाते हैं तो 2017 में जो अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं कर पाए थे, और उसके चलते कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी थी, या कहें कि कार्यकर्ताओं में उसका असर देखने को मिला था, वो कार्यकर्ता चार्जअप हो जाएगा। और इसी के चलते अहमद भाई का एक बार गांधीनगर से उनको उतारा गया। प्रशांत साहब मैं ये बता दूं, यहाँ पर अभी जो हम लोग हैं वो घाटलोड़िया इलाके में हम लोग आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का ये विधानसभा क्षेत्र है, और इसी जगह पे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर बड़ी रैली की थी। तो ये भी बेहद कह सकते हैं कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है, और इसी के चलते बीजेपी आश्वस्त है। खासतौर पर आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर 7 विधानसभा विधानसभा क्षेत्र है, वो 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का भारी दबदबा है। इसके चलते विधानसभा के अगर समीकरण ठीक बैठते हैं तो अपने आप लोकसभा में उसका फायदा होता है, और शायद यही वजह है कि अमित शाह भी बिल्कुल आश्वस्त है। पिछली बार भी जब आडवाणी यहाँ पर जब खड़े हुए भारी बहुमत से जीते, तो आज जब मैंने ये सवाल विजय रूपानी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए अब लीड का सवाल है, जीत तो गए हैं। तो ये अपने आप में विश्वास भी दिखाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और भी अब सामने ये देखना होगा कि कांग्रेस कैसा उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा रखती है। पाटीदार और ठाकुर समाज की यहाँ बहुमत है, और इसी के चलते बाहुल इलाका है ठाकुर पाटीदार समाज का। ऐसे में उस समाज का कोई यहाँ उम्मीदवार रखा जाता है तो निसंदेह थोड़ी टक्कर जरूर होती है। लेकिन अमित भाई यहाँ चूंकि बूथ लेवल पर मैनेजमेंट कर चुके हैं सालों से, ऐसे में मैंने पहले ही कहा डिजाइन पूरे उनके दिमाग में है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, बूथ लेवल पर काम कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि जब चुनाव जीतना होता है आपको, तो बूथ लेवल आपको जितना मजबूत होगा चुनाव में उतना ही फायदा होगा। और यही बात जनक अब से कुछ देर पहले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कहते नजर आए कि मैं भी 5.5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाया जो अमित शाह ने 4.5 साल में कर दिखाया। क्या कहा उन्होंने, और अमित शाह की तारीफ में ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, और नौजवानों आपसे मैं भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। सर्जिकल स्ट्राइक, उसको लेकर भी राजनीति की जा रही है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका श्रेय क्यों दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, भूल गए वो 1971 जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और भारत की बहादुर सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान बन गया था और बांग्लादेश बन गया था। उस समय भारत की संसद में खड़े होकर हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की सराहना की थी। राजनाथ सिंह सीधे सीधे विपक्ष को चुनौती देते हुए कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल गांधी को। जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, राजनाथ सिंह माहिर राजनेता है, और वो ये जानते हैं कि यहां गुजरात की जनता क्या सुनना और जानना पसंद करती है। उन्होंने राहुल गांधी को घेरा क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते हैं चौकीदार चोर है, और क्या सीधे सीधे सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दों को यहां खड़ा करने की कोशिश राजनाथ सिंह ने की है कि आखिर गुजरात की जनता जाने और समझे कि प्रधानमंत्री का किस तरह से अपमान कांग्रेस कर रही है, और क्या ये तरीका है उनका यहां पर कांग्रेस को घेरने का। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उन्होंने यही कहा कि चौकीदार चोर नहीं चौकीदार श्योर है, तो बहुत सारे उन्होंने वहां पर उपनाम भी दिए। साथ में कहा कि ये एक
दाग लगाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से होती है। उन्होंने कहा कि न कि केवल नरेंद्र भाई लेकिन उनकी पूरी सरकार में एक मंत्री नहीं है जिन पर किसी भी तरीके का दाग लगा हो। तो साफ सुथरी छवि के साथ वो जाना चाहते हैं और चूंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन पर उनकी छवि बेदाग है और उसी का वो फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वही मेन कैंपेनर है। ये बात राजनाथ सिंह ने वहाँ पर मन से कही, क्योंकि वो इलाका अमित शाह जहाँ से उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं उस इलाके में कार्यकर्ता पूरे चार्जअप हैं और भली भांति जानते हैं, कार्यकर्ताओं के हौसले को समझते हैं, उनके मोरल को समझते हैं राजनाथ। तो इसी के चलते राजनाथ ने कहा है कि आइए अब हम मेरे साथ आप आवाज़ लगाएं कि चौकीदार चोर है। तो ये दिखाने की तो जो जिस तरीके से विपक्ष ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, उसी तरीके से बीजेपी ये कहना चाहती है चौकीदार चोर नहीं लेकिन शोर है। तो ये आज कार्यकर्ताओं में कहा। साथ ही में अब देखिए, अब मैं तस्वीर और भी दिखाने चाहूँगा जहाँ पीछे अमित भाई जिस रथ में सवार हैं वो बिल्कुल पास में आ चुका है और अब ये रोड शो का अंतिम चरण है। इसके बाद सरदार चौक आएगा और यहीं जो रोड शो है वो पूरा होगा, क्योंकि 1:30 बजे तक प्रशांत गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंचना है। 35-40 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र है। बीच में और भी कार्यकर्ता उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। ऐसे में गाड़ी जल्द भगाई जा रही है, क्योंकि जो मुहूर्त था वो 12:39 का था, लेकिन 12 से 1:30 बजे का जो समय है वो बीजेपी के लिए रखा है और 1:30 बजे तक उनको हर हाल में कलेक्ट्रेट पहुंचना है और 1 बजने को है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये रोड शो पूरा करे और अमित भाई जल्द से जल्द गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्योंकि नामांकन का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त के समय में ही नामांकन भरा जाए। तो ये आप सकते हैं कि तस्वीरें जल्द ये रोड शो खत्म करके अब गांधीनगर रोड शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर। लेकिन इससे पहले जो विजय संकल्प सभा हुई है, यहाँ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जहां तारीफ की, वहीं एक और पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अमित शाह की जमकर तारीफ की है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अमित भाई को जाता है। इस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए की जीत होने वाली है और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने वाली है। हमने 3 साल पहले उद्धव भाई यहां बैठे हुए हैं, सर्वदलीय जब बैठक हुई थी तो मैंने 3 साल पहले कहा था, जब प्रेस वालों ने हमसे पूछा था कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, तो हमने कहा था विरोधियों को कह दीजिए कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का, 2024 की तैयारी करें, उस समय में देखा जाएगा। लेकिन ये रैली, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ अपने अंतिम पड़ाव की ओर, क्योंकि तकरीबन 35 किलोमीटर का और रास्ता तय करना है जब अमित शाह को नामांकन दाखिल करना है गांधीनगर लोकसभा सीट से। उससे पहले एनडीए के तमाम घटक दल के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने न सिर्फ अमित शाह की तारीफ की, बल्कि उन्होंने ये सीधे डंके की चोट पर कहा कि ये चुनाव सिर्फ इस बात के लिए है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, किसे देश की जनता अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश में और अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, कोई मुहूर्त की भी बात चली थी कि उस शुभ मुहूर्त में ही अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्या वो वैसा कर भी पाएंगे आज? देखिए, कोशिश यही है, क्योंकि 12:39 का मुहूर्त बताया जा रहा था, लेकिन अमूमन चूंकि इन चीज़ों में अमित भाई आस्था रखते हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वोटर हैं और ख़ासतौर पर स्कूली छात्र हैं वो जो यहाँ अपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। हाँ, जब मैं बात कर रहा था प्रशांत की, उन चीज़ों में वो आस्था रखते हैं, क्योंकि कई मामलों में परिवार की भी चलती है और जो हमारे सूत्र बता रहे थे वही थी कि परिवार की उम्मीद थी कि 12:39 अगर नहीं मुहूर्त बैठता तो 12 से 1:30 बजे का जो मुहूर्त है उसके बीच में ज़रूर फॉर्म भर दिया जाए और उसी की कोशिश में, चूँकि अब बहुत जल्द 1 से 1.5 मिनट में का ये जो रोड शो है वो यहाँ पर जल्द खत्म होगा और
फौरन उनको, क्योंकि पायलटिंग है, जल्दी पहुंचने में देर नहीं लगेगी, कोशिश यही है कि 1:30 बजे से पहले वो गांधीनगर में नामांकन भरे अपना। बिल्कुल, और बाकायदा एक सूची भी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कि किस तरह से ये रोड शो आगे बढ़ेगा। और अब ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जिस तरह से हमारे सहयोगी जनक दवे बता रहे हैं कि अब बहुत जल्दी है कि वो नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें वहां पहुंचना है और इस रैली में काफी वक्त लग चुका है। कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन जनक, जिस तरह का उत्साह यहां पर देखा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं को यहां बुलाया गया, क्या ये दिखाने और जताने की भी कोशिश है कि शुरुआत में ही कार्यकर्ता इतने चार्जअप होंगे कि घूम घूम कर पूरे क्षेत्र में अमित शाह को अपने लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देश भर की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी? और ये रोड शो अमित शाह का आगे बढ़ता हुआ, हमारे सहयोगी जनक जिस तरह से बता रहे हैं, बहुत जल्द ये रोड शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि अब तेजी से नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट तक पहुंचना है अमित शाह को। जनक, आप ये बता रहे हैं कि हर कार्यकर्ता को यहां वो नाम से संबोधित कर रहे हैं क्योंकि पहचानते हैं, सालों तक उनके साथ काम किया है। क्या यही स्ट्रेटेजी अमित शाह की भी है कि पहले ही दिन कुछ ऐसा माहौल पूरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बना दिया जाए कि फिर बाकी के दिन प्रचार के लिए उनको अपनी एनर्जी न लगानी पड़े, क्योंकि देश भर में प्रचार के लिए उन्हें जाना है? बिल्कुल, ये कोशिश बिल्कुल यही है और वो बात भी सही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिन जिन नेताओं ने भी अपने आज बयान दिए, उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए अमित भाई आपके बीच में है, आपको भली भांति जानते हैं, आप उनको भली भांति जानते हैं, उनको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है, न कि केवल आप अमित भाई की सीट, लेकिन 26 की 26 कमल आप उनको जिता के दीजिए। ये बीजेपी के जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ कह लीजिए या उद्धव ठाकरे आज एनडीए की ओर से आए, शिवसेना की ओर से, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए अमित भाई तो देश में भ्रमण करेंगे, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को जिताने की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, ऐसे में वो ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और हर कार्यकर्ता अमित शाह बनकर निकले और उनकी जीत को सुनिश्चित करे। और आज कोशिश भी यही कि अमित भाई ज़्यादा वक्त न दे पाए, पर आज सुबह से जिस तरीके से रोड शो चला, सुबह 8:30 बजे से वो जनता के बीच में रहे और 1:30 बजे तक, और अभी भी जब गांधीनगर में नामांकन उनका जब भर दिया जाएगा, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी बैठकें होनी है। तो कुल मिला के कहें कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए, और माहौल ही चलता है जब चुनाव होते हैं। कार्यकर्ता अगर चार्जअप है, आपका बूथ मजबूत है, तो जीत सुनिश्चित होती है, और यही कोशिशें आज अमित भाई की ओर से ये की गई। और साथ में कुछ लोगों को जिम्मेवारी भी दी गई है यहाँ पर कि आप उनकी गैर मौजूदगी में इस लोकसभा सीट की जिम्मेवारी आपके कंधों पर होगी, और अमित भाई जब देश का भ्रमण करेंगे तब उनकी गैर मौजूदगी में सारे के सारे बूथ से लेके वोटर को मत केंद्र तक लाने की जिम्मेवारी उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को होगी। तो आज पूरी तरीके से एक डिजाइन जो उनके दिमाग में है वो आज फाइनलाइज हो जाएगी, और हर कार्यकर्ताओं को इस मामले में जिम्मेवारी भी दी जाएगी। जनक, भले ही दावा बीजेपी का यहां चुनाव जीतने का पूरे गुजरात में, लेकिन विपक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होगी अमित शाह को घेरने की विपक्ष की? कुछ आगे बढ़ते दिखाई भी दे रही है वो? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक सबक था, तो कांग्रेस के लिए वो उसके कार्यकर्ताओं को चार्जअप करने का सबसे बड़ा एक जरिया बना था। और आप अगर देखें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जो रैली हुई, उस रैली में भी जिस तरीके से भीड़, और ख़ास तौर पर उन्होंने भी गांधीनगर ही जगह पसंद की थी। अदालत जो इलाका है, जो गांधीनगर लोकसभा का इलाका है, वहीं पे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, प्रियंका ने किया था, राहुल ने किया था। तो कांग्रेस की भी यही कोशिश कि दोनों के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो घर है, उस घर में, या कहें कि गृह में, घर में जाकर उनको घेरा जाए। और इसी की रणनीति के तहत ही इस बार जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उसमें भी वो कोशिशें यही कर रहे हैं। और इस बार देरी भी अब शायद इसीलिए हो रही है, बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ता पूरी तरीके से, या बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार पूरी तरीके से नहीं रखे। वो भी डिजाइन तैयार करने में है कि कांग्रेस किस तरीके के अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा रखती है। कैसे रणनीति बनाएगा अमित शाह को घेरने की? क्योंकि कुछ देर पहले ही जो विजय संकल्प सभा हुई है, उद्धव ठाकरे इसी में मौजूद थे और उन्होंने सीधा हमला किया विपक्ष पर। उन्होंने कहा है कि जब एनडीए की सभा होती है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। विपक्ष बताए, उनकी सभा में क्या कोई एक नेता का नाम लिया जा सकता है उनके कार्यकर्ताओं की ओर से?
क्या कहा है विपक्ष को घेरते उद्धव ठाकरे ने, वो भी सुने। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्षियों को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? ये चाहता है कि हम इकट्ठा हैं, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिया आपने। और उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगा हुआ है, वो उन्हीं टांगों से आगे कैसे बढ़ सकता है बीजेपी से लड़ने के लिए। अमित शाह लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। उनका रोड शो अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज गांधीनगर लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है, नामांकन दाखिल करना है, और विपक्ष अभी तय नहीं कर पाया है कि किसे मैदान में उतारा जाए अमित शाह के खिलाफ। लेकिन अमित शाह जो चुनावी गणित के माहिर माने जाते हैं, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि गुजरात में देश के एक सिरे से वो बीजेपी को मजबूत करने की कमान संभालेंगे, और दूसरे छोर पर आज हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर, और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल के साथ गांधीनगर में मौजूद अमित शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। काफिला उनका आगे बढ़ता हुआ, और कोशिश ये कि बहुत जल्द वो अब उस कार्यालय तक पहुंचे जहां उन्हें नामांकन दाखिल करना है। खास बात यह है कि लालकृष्ण आडवाणी लगातार यहां से बीजेपी के सांसद रहे और उनकी चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी अमित शाह निभाते रहे। आज खुद वो लोकसभा के मैदान में हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ है। जनक, क्या उम्मीद की जा रही है, कितनी देर में रोड शो अब खत्म हो जाएगा और नामांकन के लिए पहुंचेंगे अमित शाह? देखिए प्रशांत, रोड शो खत्म हो चुका है और जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ कार में अमित शाह बैठ चुके हैं और गांधीनगर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो अब से आप समझ लीजिए 20 मिनट में 20 से 25 मिनट के भीतर वो गांधीनगर में कलेक्टर कचहरी होंगे। कोशिश यही है कि 1:30 बजे से पहले वो अपना नामांकन भरे। देखिए जी, जिस तरीके से VIP कॉन्वॉय यहाँ पर निकल रहा है, जिस तरीके से अमित शाह पहली गाड़ी में निकले, उसके बाद मुख्यमंत्री भी उनके साथ, विजय रूपानी भी है, साथ ही में जो नेता हैं वो भी उनके साथ है, और ये कॉन्वॉय एक के बाद एक अहमदाबाद से गांधीनगर की ओर रवाना हो रहा है। कोशिश यही कि 1:30 बजे से पहले वो गांधीनगर पहुंच जाए, क्योंकि अब VIP रूट है और ख़ास तौर पर 15 से 20 मिनट में उनको पहुंचना है। पायलटिंग एस्कॉर्ट के साथ पहुंचने में देरी नहीं होगी। कोशिश यही है, जो मैंने पहले कहा, कि 1:30 बजे से पहले वो अपना नामांकन भरे, और इसके चलते ही यहाँ से गाड़ियों का जो उनका काफिला है वो गांधीनगर के लिए निकल चुका है। और हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं कि काफिला निकल चुका है अमित शाह का, अब गांधीनगर के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। एक ऐसी सीट जो बेहद खास तौर पर बीजेपी के लिए, जहां लगातार आडवाणी चुनाव जीतते रहे साल 1991 से, और बड़ी जिम्मेदारी संभालते रहे अमित शाह। आडवाणी को यहां से चुनाव लड़ाने के लिए और उनकी चुनाव स्ट्रेटेजी के लिए जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ थी, लेकिन आज वो खुद लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह। इससे पहले एक बड़ी रैली हुई थी। तो आज बीजेपी के 2 टॉप लीडरशिप देश के अलग अलग इलाकों में अपना काफिला आगे बढ़ाते हुए अमित शाह अब गांधीनगर की ओर कूच कर चुके हैं, जहां वो नामांकन दाखिल करेंगे। और माना यह जा रहा है कि शुरुआत में ही कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं ताकि उन्हें बहुत ज्यादा वक्त गांधीनगर में बाद में देने की जरूरत ना पड़े, जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त अमित शाह राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ये वही इलाका है जहां से कई बार वो विधायक भी रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि वो जो कुछ हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम की शुरुआत का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने बताया कि दीवारों पर जाकर उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, पर्चियां बांटी है, और आज बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें काबिज किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी अमित शाह का ये रोड शो जब चल रहा था तब देखा गया है, और नामांकन दाखिल करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए, उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल भी, लेकिन एनडीए के भी कई कद्दावर नेता यहां पर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि लगातार कई दावे करते हुए अमित शाह
इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात की पूरी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। लालकृष्ण आडवाणी 1998 से जो लगातार यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब अमित शाह चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, कुछ ही देर में नामांकन भी दाखिल कर देंगे, लेकिन किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है अमित शाह की ओर से, जब वो ये मान रहे हैं कि गांधीनगर तो जीतना ही है लेकिन प्रदेश की पूरी सीटों पर बीजेपी को जीत दिलानी है? देखिए, बिल्कुल ये पहले भी मैंने कहा कि मिशन 26 का आंकड़ा लेकर वो चल रहे हैं। तो अगर 26 से कम सीटें आती हैं तो जिस तरीके से यहाँ जो नुकसान होगा वो बाकी राज्यों में फिर भरपाई कैसे होगा, तो उसी की स्ट्रेटेजी के तहत मिशन 26 के तहत उनकी रणनीति बनाई जा रही है। और मैंने पहले कहा इस तरीके से प्रशांत की जो उनको लग रहा था कि कौन कौन सी सीट कमज़ोर हो जा रही है, उन सीटों पर जिन नेताओं का दबदबा था, जिन कास्ट बेस्ड फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन नेताओं को उन्होंने बीजेपी में लिया। तो अब तक 4 से 5 विधायक जो कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होना था वो नुकसान को भरपाई करने की उम्मीद बीजेपी को है। हालांकि उन जो विधायक हैं जो अभी मंत्री बने कुछ और कुछ अभी दोबारा वहाँ पर चुनकर आने वाले हैं बीजेपी को सिंबल पर, वहाँ पर उनके खिलाफ ही वहाँ पर नाराज़गी देखने को मिल सकती है। ये भी कांग्रेस की ओर से दावा है और कांग्रेस भी वहाँ सामने उम्मीदवार मजबूत रखने के मूड में है, क्योंकि 2017 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की बढ़त हुई थी, कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार वो गुजरात में अच्छा टक्कर दे सकेंगे। पिछली बार का 26-0 का आंकड़ा बेहद खराब था कांग्रेस के लिए आंकड़ा, इसलिए इस बार उनको पहली बार वो जो 0 से बढ़त लेनी है वो ले सकेंगे। और कांग्रेस एक कह रही है तकरीबन 8 से 10 सीटें हम जीतेंगे और बीजेपी का वही दावा है कि हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे। दोनों पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखना यह होगा गुजरात पर सबकी नजरें होगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे यहाँ पर जितना प्लस माइनस होगा उसका खामियाजा या कहें उसकी बढ़त आगे केंद्र में किस पार्टी को मिलेगी, ये देखना भी बिल्कुल दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन जैसे ही अमित शाह आगे बढ़ रहे थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। भारत माता की जय के नारे लगाते कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। ये तस्वीरें आप भी देखिए। देर पहले की ये तस्वीरें, क्योंकि अब अमित शाह का काफिला बढ़ चुका है गांधीनगर में कलेक्टर दफ्तर की ओर, जहां नामांकन दाखिल करना है अमित शाह को। एक बेहद अहम सीट बीजेपी के लिए गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार अमित शाह खुद चुनावी मैदान में हैं। लालकृष्ण आडवाणी की चुनावी रणनीति बनाते रहे इससे पहले, अब खुद लालकृष्ण आडवाणी की जगह चुनावी मैदान में अमित शाह और दावा कि पूरे गुजरात की 26 सीटों पर कमल खिलाया जाएगा। हमारे सहयोगी जनक दवे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, जो अमित शाह के साथ इस पूरे काफिले में मौजूद हैं और अमित शाह अब आगे बढ़ते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन लगातार बड़ी चुनौती भी होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना बीजेपी को भारी पड़ा था, वो बात कहीं एक बार फिर सामने ना आए, ये बात ध्यान में रखते हुए अमित शाह इस बार चुनावी रणनीति बनाते हुए। अमित पांडे हमारे सहयोगी अब से कुछ देर पहले ही सवाल पूछ रहे थे अमित शाह से, सुनिए क्या जवाब दिया अमित शाह ने। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है, पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपानी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर,
सर, आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं, और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है, कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सब का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती है कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की भाषा बोल रही है। उनको देश की संवेदना समझनी चाहिए। पूरा देश एकमुश्त होकर एयर स्ट्राइक के समर्थन में है, एयरफोर्स के समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ है। और ये सवाल न्यूज़ 18 इंडिया का अमित शाह से, जिसका जवाब देने के बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। खास बात यह है, घाट लोडिया इलाके तक के ये रैली आगे बढ़ी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के साथ ही ये रैली आगे बढ़ी थी, और सरदार पटेल चौक पर ही ये रैली खत्म भी हुई है। लेकिन सबसे खास बात है, गांधीनगर में 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का जो वर्तमान दबदबा है, इसे लेकर भी पूरी तरह से आशान्वित है। पूरा भरोसा बीजेपी को कि अमित शाह बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां पर एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी के कई वरिष्ठ मंत्री यहां मौजूद रहे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यहां मौजूद थे, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल थे, एलजेपी नेता रामविलास पासवान भी मौजूद थे, और सभी ने यह दावा किया कि अमित शाह ने संगठन में बेहतरीन काम किया, और वो एक नीति के साथ एक नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और दावा किया, सवाल किया कि जब हम ये सवाल विपक्ष से करेंगे तो जवाब उनके पास नहीं है कि आखिर किस नेता की अगुवाई में वो सरकार बनाने का दावा करते हैं। सभी के सवाल कांग्रेस को घेरने के लिए, राहुल गांधी को घेरने के लिए। लेकिन ये काफिला अमित शाह का, जो पूरी तरह से उम्मीद से भरे नजर आए कि वो यहां से चुनाव जीतने वाले हैं। जब वो अपने इस काफिले को आगे बढ़ा रहे थे, एक एक कार्यकर्ता का नाम लेकर उन्हें संबोधित कर रहे थे जो सड़क के किनारे खड़े मौजूद थे, क्योंकि ये वो इलाका है जहां अमित शाह ने इसी तरह से सड़क पर घूमने वाले, दीवार पर पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता की तरह काम किया। बूथ लेवल पर एक बूथ मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम किया। ये वो सीट जहां से लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के सांसद रहे, उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी अमित शाह अब तक निभाते रहे, लेकिन अब खुद लोकसभा में चुनाव के मैदान में है। अभी तक लोकसभा का कोई चुनाव अमित शाह ने नहीं लड़ा। यह पहला चुनाव अमित शाह का है जब वो लोकसभा से सांसद बनना चाहते हैं। इस वक्त वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी बेहद खास, जब बीजेपी के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हैं। राजनाथ सिंह ने भी यह दावा किया कि वो भी 5.5 साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन अपने कार्यकाल में वो कर नहीं पाए जो अमित शाह ने 4.5 साल में कर दिखाया। अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और उन्होंने ना सिर्फ पार्टी को मजबूत किया, बल्कि बूथ लेवल तक बीजेपी को और मजबूत करने का काम किया है। जनक दवे हमारे सहयोगी, हमारे लगातार अमित शाह के इस रैली में शामिल रहे। जनक, कितनी देर में उम्मीद की जा रही है कि नामांकन दाखिल हो जाएगा अब अमित शाह का? देखिए, अहमदाबाद से वो निकल चुके हैं और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता मान के चलिए आप 1:25 तक वो गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बीच में जो कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई है उनके भी अभिवादन करते हुए वहाँ समय न बिताते हुए वो सीधे कलेक्टर कचहरी जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे तक उनको वहाँ पर पहुँचना है। उनकी कोशिश ये है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 1-1.25 घंटे लेट चला था और उसके चलते उसका असर पूरे जो रोड शो के दौरान देखने को मिला। और जो 1:30 बजे का कार्यक्रम था वहाँ उस समय से पहले पहुँचना ज़रूरी है, और उसी के चलते रोड शो भी जल्दी उन्होंने निपटाया। और जो अभी वही जगह है जहाँ पर सरदार चौक
जहां पर उन्होंने अपना रोड शो खत्म किया। हम भी वहीं पर मौजूद है और अमित शाह अब पूरे कॉन्वॉय के साथ गांधीनगर के लिए निकल चुके हैं। और जिस तरीके से जो आचार संहिता होती है, 200 मीटर से दूरी रखनी होती है, तो सारे कार्यकर्ता जो कलेक्टर कचहरी है उससे 200 मीटर दूर पर होंगे और अमित शाह अपने कुछ नेताओं के साथ ही अंदर कलेक्टर कचहरी जाएंगे। लीगल टीम उनकी वहां पर तैयार है। परिंदू भगत जो लीगल टीम देखते हैं वो तैयार है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और कलेक्टर कचहरी में जाकर सीधे ज्ञापन को कहें कि नामांकन को भरेंगे। तो ये प्रोसीजर है और उसके लेकर पूरी तैयारी पहले से हो गई है। बस वक्त उतना ही है कि अमित शाह जल्दी गांधीनगर कलेक्टर कचहरी पहुंचे और अपना नामांकन भरे। बिल्कुल, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें दर्शकों, गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। आज अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दावा ये कर रहे हैं कि पूरी सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन जनक बड़ा सवाल ये कि अमित शाह को घेरने के लिए विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा। अभी तक तो उम्मीदवार ही तय नहीं हो पाया है उनकी ओर से और 4 तारीख आखिरी तारीख होगी नामांकन की। इन 5 दिनों के भीतर क्या स्ट्रेटेजी विपक्ष बनाएगा? देखिए, कांग्रेस अपनी ओर से कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा रखती तो सीधा निसंदेह कड़ी टक्कर होती। लेकिन अब क्या हुआ आपको ये भी समझना होगा। लोकसभा चुनाव में वैसे तो गठबंधन की बात कांग्रेस जब करती है तो कांग्रेस और एनसीपी साथ में रहती है, लेकिन गुजरात में एनसीपी इस बार उनके साथ नहीं लड़ रही और 26 की 26 लोकसभा सीटों पर एनसीपी अपने उम्मीदवार खड़े रखना चाहती है, बीटीपी भी अपना उम्मीदवार खड़ा रखना चाहती है। तो यहाँ पर यहाँ के समीकरण की बात करूँ मैं, गांधीनगर की पाटीदार डोमिनेंट इलाका और साथ में ठाकुर डोमिनेंट इलाका, ऐसे में अगर एनसीपी भी कोई पाटीदार चेहरा यहाँ पर उतारती है तो निसंदेह कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। ऐसे में मजबूत उम्मीदवार की बात छोड़िए, आप अगर स्ट्रेटेजिकली साथ में चलते तब भी आप कड़ी टक्कर दे पाते। लेकिन यहाँ का इतिहास है और जिस तरीके से जो विधानसभा सीटों पर आप जैसे समझते हैं कि अगर आपकी विधानसभा मजबूत है, उसका बूथ मजबूत है तो और इसीलिए भी बीजेपी ये लगातार दावा कर रही है क्योंकि विपक्ष अभी तक एक